गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है वेग नियम, जिसको दर नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेट लॉ। तो क्या होता है वेग नियम, इसकी नीचे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। बस मैं आपको ना इसको एक बार पढ़ के ही दिखाऊंगी, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी साथ साथ, क्योंकि मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये समझ में आने वाली नहीं है। पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगी और उसके बाद इसको पढ़ूंगी तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगी ये है क्या। ओके, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर नहीं चलेंगे, हम इसमें एक अभिक्रिया लेंगे जिसको सामान्य अभिक्रिया बोलते हैं, जो मैंने पिछले भी कई लेक्चर्स में ली हुई है। तो ये क्या होती है, A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ए और बी, मैं कैपिटल ए और कैपिटल बी की बात कर रही हूँ, ये आपके अभिकारक हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी आपके उत्पाद हैं। ये जो आगे स्मॉल लेटर लगे हुए हैं इनको आप लोग बोलते हो स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये वर्ड जो परिभाषा थी आपकी वेग नियम की उसमें इंक्लूड हुआ था, तो इसको अच्छे से समझना है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लेते हो, क्या करते हो, उसको आप संतुलित करते हो। संतुलित करना किस नियम के आधार पर होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। तो जब आप उसको संतुलित करते हो तो आप उसमें अणु बोलते हो या मोल बोलते हो, यहाँ पे कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हो। तो जब आप उसको बैलेंस करते हो, वो जो आगे आप नंबर लगाते हो ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक। तो मैंने एक लेट किया है इक्वेशन, जिसमें हमने क्या माना है कि ए बी सी डी क्या है, स्टोक्योमेट्रिक गुणांक है। तो जो आपका वेग नियम होता है, ये क्या कहता है, वेग नियम आपका बोलता है कि जो ए की पावर एक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है, ए की सांद्रता। ए क्या है, अभिकारक, और बी भी क्या है, अभिकारक। तो वेग नियम किस पर डिपेंड कर रहा है, अभिकारकों की सांद्रता पर। ठीक है, उत्पाद का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल और केवल अभिकारक। तो अभिकारक की सांद्रता जिसकी पावर है एक्स, और ये क्या है, बी की पावर, इनके क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है क्या, वेग आपका। तो आप जानते हैं यहाँ से ये समानुपाती का निशान हटने वाला है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो कांस्टेंट आता है यहाँ पर के। तो वेग इक्वल टू के, सेम ये एज इट इज उतार देना है। उसके बाद क्या होता है, आप जानते हो वेग, हम बात कर रहे हैं वेग नियम के अकॉर्डिंग, और वेग किसकी टर्म में चल रहा है, अभिकारकों की टर्म में। तो वेग को हम जानते हैं दोनों तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किस तरीके से, एक तो अभिकारक की टर्म में और दूसरा उत्पाद की टर्म में। यदि आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सीरियल से देखते आइए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अभिकारक की टर्म में कैसे करना है, उत्पाद की टर्म में कैसे करना है। तो मैंने बताया था अभिकारक की टर्म में क्या करता है, माइनस साइन लगाना होता है, और क्या होता है, डी आर ओवर डी टी। और अगर उत्पाद की टर्म में करना है तो कैसे करेंगे, डी पी ओवर डी टी। तो आपका यहाँ पे वेग को क्या लिख सकते हो आप, माइनस डी आर ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ड्राइव होके आ गया है। केवल आपको इस लाइन को याद करना है, यही वेग नियम है। वेग नियम क्या होता है, ए की पावर जो एक्स है, ए क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता होती है, और बी क्या होती है, ये भी अभिकारक की सांद्रता होती है। क्योंकि हमने इक्वेशन क्या मानी है, ए और बी दोनों को क्या ट्रीट किया है, एज अ रिएक्टेंट ट्रीट किया है। तो अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होता है किसी भी अभिक्रिया का वेग, यही आपका वेग नियम होता है। अब आप जानते हो ये निशान हटने के बाद के आ जाता है, और हमने वेग को रिएक्टेंट की टर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब बात आती है, हम डी आर ओवर डी टी को जानते हैं, ये वेग है, के को जानते हैं, नियतांक है, ए और बी अभिकारकों की सांद्रता है, लेकिन एक्स और वाई का नहीं पता। तो इनको और देख लेते हैं, ये क्या होता है, एक्स एंड वाई क्या होता है, ए तथा बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक्स और वाई क्या होती हैं, ये अभिक्रिया की कोटि होती हैं। क्योंकि ये अभिकारक के ऊपर हैं दोनों, तो हम लिख देंगे ए तथा बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि। तो ये अभिकारकों के प्रति अभिक्रिया की कोटि होती है, एक्स ए के प्रति है और वाई बी के प्रति है। ओके, एक बार वेग नियम की परिभाषा को दोबारा समझ लेते हैं। अभी क्या पढ़ा था हमने, वेग नियम क्या होता है, व्यंजक होता है। व्यंजक का अर्थ क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही तो पढ़ा था। ये क्या है हमारा, यही वेग नियम है। सिर्फ आपको जब वेग नियम याद करोगे ना, तो सिर्फ इतनी सी लाइन याद करनी है, और इसी लाइन से आपका पूरा नियम लिख दिया जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगी कैसे लिखा जाएगा, पहले आपको ध्यान रखना है, केवल इसी लाइन से आप अपने पूरे नियम को कर सकते हो। तो वेग नियम क्या है, व्यंजक होता है, इसी से लिखा। वेग नियम फॉर्मूला है जिससे किसी अभिक्रिया के वेग को, इसमें क्या किया आपने, अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता, ये अभिकारक था ए, ये था बी, और ये सांद्रता को शो करता है। तो बस एक वर्ड जोड़ देना है, मोलर सांद्रता। तो अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर, अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद में ही दर्शाया है, पद पर कोई घातांक लगाकर, घातांक का मतलब होता है जो उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके घातांक लगाकर
व्यक्त करते हैं। किया था व्यक्त या नहीं? तो हमने जो भी परिभाषा बनाई वो यहीं से तो बनाई। वेग नियम एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद में उन पर घातांक लगाकर दर्शाया जाता है। यही तो हमने किया है। वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टोक्योमेट्रिक गुणांक के समान अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। यदि स्टोक्योमेट्रिक गुणांक x और y के इक्वल हो जाते हैं तो आपका x का मान a हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे NO है। NO का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस होती है आपकी और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सी गैस के साथ क्रिया करती है? ऑक्सीजन। दोनों ही गैस है और इन दोनों से मिलके क्या बन जाती है आपकी NO2। NO2 का अर्थ क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आप किसी भी रिएक्शन को देख के ना ये देखना पड़ेगा वो बैलेंस है या नहीं है। किसी भी अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले काम है उसको बैलेंस करने का। अगर बैलेंस नहीं करी है तो आप इसके लिए अभिक्रिया वेग नहीं लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अभिक्रिया वेग के लिए तब लिखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन एक ही है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है इधर, और इधर कितने 2 हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 लगा दिया तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा। अब 2 नाइट्रोजन इधर हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 इधर है और 2 दूनी 4 इधर है। ठीक है, तो ये समीकरण अब हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब ये समीकरण बैलेंस हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए वेग निकाल सकते हैं। वेग कैसे निकलेंगे? अभी हमने पढ़ा है क्या होता है। वेग नियम के अनुसार वेग समानुपाती होता है। जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता होती है ना उनके ऊपर घातांक लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और घातांक क्या होते हैं आपके? x और y। और x और y जो होता है ना वो a b के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर वेग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आएगा k। अब k क्यों आया? क्योंकि मैंने वेग बराबर का निशान लगा रखा है ना, तो यहाँ पे समानुपाती होता तो मैं k को नहीं लिखती। अब समानुपाती नहीं है तो मुझे k को लिखना है। फिर क्या करते हैं? फिर आता है आपका अभिकारक। तो a था यहाँ पर सामान्य अभिक्रिया के लिए, तो हम ब्रैकेट के अंदर a लिख रहे थे। अब a नहीं है, कौन है? NO है। ठीक है, NO लिख लिया। दूसरा टर्म कौन था? b था। b कौन है यहाँ पे? O2 है, तो हमने O2 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब लेकिन ये अभी अधूरी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है? अब इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो x और y का मान है वो a और b के इक्वल है इस इक्वेशन के लिए। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है हमें पता कैसे चलेगा? तो ये जो है ना ये एक्सपेरिमेंटली पता होता है कि इस इक्वेशन के लिए वही मान आया था x और y का जो a b का होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। पेपर में आपको वेग नियम आया है लिखने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेग नियम लिखने से पहले आपको अगर एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस एग्जाम्पल के लिए x और y का मान वही था जो उसके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट थे। और मैंने आगे भी लिखी हुई है, तो इसी तरीके से आपको आगे वाली के लिए याद रखना पड़ेगा कि इनके लिए मान कुछ और था, और वो जो मान होता है वो एक्सपेरिमेंटली होता है, इसलिए हम उसको याद रखना है बस, और कुछ नहीं कर सकते। उसको कोई तरीका नहीं है निकालने का, उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है प्रैक्टिकल करके, और वो हमें याद करना होता है। तो मैं ये नहीं करी, आप याद करिए। एक तो आपको ऐसा कर लेना है याद, जिसके लिए आपको क्या याद हो जाए कि स्टोक्योमेट्रिक गुणांक ही x और y का मान है, और एक इक्वेशन ऐसी याद कर लीजिए जिसमें अलग है, ताकि आप दोनों को डिफाइन कर सकें। क्यों? क्योंकि आपने यही बात पढ़ी है, जो x और y होती है वो कोटि होती है, और वो a और b के बराबर हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? अब NO है ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्यों आया 2? क्योंकि ये स्मॉल a का मान है। ठीक है, ऐसे O2 के ऊपर क्या आएगा? 1। तो 1 को लिखो मत लिखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CHCl3 क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके CCl4 और HCl बना रहा है। किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे आप देख रहे हो CHCl3 है और यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे 2 Cl है, तो ये क्या करेगा? CCl3 एक साथ हो जाएगा और यहाँ से एक और Cl ले लेगा और ये CCl4 बना लेगा। इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, यहाँ पे H है और यहाँ पे 2 Cl थे, एक तो CCl4 के साथ चला गया CCl3 के साथ 4 बनाने के लिए, दूसरा H के साथ जोड़ के HCl बना देगा। अगर इस इक्वेशन के लिए वेग नियम लिखें ये सोचकर कि जो अभिक्रिया की कोटि यानी कि x और y का मान होता है ना अभिकारकों के प्रति, वो क्या है? वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इसका मतलब
यहाँ पर x का मान जो है वो 1 है और y का मान भी कितना है 1 है, ये समझ में आता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली चेक किया गया इस रिएक्शन के लिए तो क्या हुआ, वहाँ पे आपको कैसे देखने को मिला, तो ये जो है ना टर्म वेग नियम, इसके लिए जो आप अभिक्रिया की कोटि समझते हो तो वो टर्म जो होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली पता होती है। ओके, तो उसके लिए आपको बस एक ऐसी इक्वेशन याद कर लीजिए जिसके लिए वही अभिक्रिया की कोटि है जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, और एक ऐसी इक्वेशन याद कर लीजिए, इन दोनों में से जो सी आपको अच्छी लगे वो याद कर लीजिए जो अलग है। इसके लिए क्या होता है, वेग जो होता है k आएगा, फिर CH3 आएगा Cl2, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में बंद कर देना, उनके बीच में कोई निशान नहीं लगाना, मतलब मल्टीप्लाई का है, और इसकी पावर 1 ही रखनी है और इसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है 1 की जगह। 1 ही तो इसकी आनी चाहिए लेकिन क्या हो जाती है, हाफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही देखा गया और आप एक्सपेरिमेंटली मानोगे, ना कि आँख बंद करके यहाँ पर A और B के मान को रखे चले जाओगे। इसके लिए वही मान था जो एक्सपेरिमेंट लिया है तो हमने रख दिया, अदरवाइज नहीं रखते यहाँ भी। ठीक है, सेम एक रिएक्शन ये है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, मेरी मानो तो आप इसको और इसको लर्न करना। क्यों, क्योंकि आपकी एक आएगी ना शूडो रिएक्शन, उसको बोलते हैं छद्म अभिक्रिया, तो उसके लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी, तो तब भी याद करनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप अभी कर लो। ओके, तो ये क्या है, CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, हिंदी में एथिल एसीटेट बोल देंगे। ओके, और ये आपका क्या है, जल है। तो ये रिएक्शन है थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कई बार रिपीट होगी आपकी, तो इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे होगी। बहुत इजी सी है, यहाँ पे CH3COO C2H5 है, यहाँ पर H2O है। H2O से क्या समझते हो, 2 H और 1 O है, तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, 2 H और 1 O है ना, तो OH यानी एक H को आपने छोड़ दिया है, एक H को छोड़ा है ना, तो एक H जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, CH3COOH। समझ में आया, 2 H है, एक H इसके साथ चला गया है, एक H गया तो कितना बचा, यहाँ पे एक H बचा और O बचा, तो वो जो एक H और O है वो C2H5 के साथ मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा, C2H5OH, जिसको आपका बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। और पहले इसके साथ जुड़ के H ने क्या बना लिया था, CH3COOH, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, एसिटिक एसिड। ठीक है, सिरका जो आप विनेगर बोलते हो, ये वो है। तो आपको याद रखना है CH3COO, इसके एक H के साथ जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है, CH3COOH, और यहाँ पे जो OH बनता है उसके साथ C2H5 जुड़ जाता है और बना लेता है आपकी एल्कोहल, वो भी कौन सी, इथाइल एल्कोहल। ओके, अब इसके लिए वेग निकालेंगे तो सेम वही है, ये बैलेंस रिएक्शन है, आप सोचोगे इसके लिए 1 इसके लिए 1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वेग नियम के अनुसार क्या आएगा, CH3COO C2H5 के लिए तो 1 आ जाएगा, लेकिन वाटर के लिए क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था, वेग नियम। तो इसमें क्या था, पहले आपको एक व्यंजक याद कर लेना है जो ये ऊपर लिखा हुआ है, व्यंजन को याद करने से ही आपका क्या हो जाएगा, पूरा परिभाषा लिख लोगे और कोई भी दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना।